हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है पृथ्वी के स्थल रूप। आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसमें हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर देते हैं छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद देंगे विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वहाँ होगा जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेंगे बीएड के लिए, ठीक है। उसके बाद इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो जिसमें से पहला बिंदु है दिनांक का। तो दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो कक्षा 7 के लिए बना है। विषय इसका सामाजिक विषय है। उप विषय भूगोल है। चक्र जो है 7वां पीरियड है और अवधि जो है 40 मिनट की है। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। तो प्रकरण है हमारा पृथ्वी के स्थल रूप। उसके बाद हम देते हैं उद्देश्य। उद्देश्य जो है, पहला उद्देश्य जो देंगे हम वो है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम भूगोल विषय के बारे में लिखेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि बच्चों को भूगोल विषय पढ़ने से हमारे क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है, किस क्या क्या लाभ है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो हम पहला पॉइंट देते हैं, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल संबंधी तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। पांचवा है छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। और छठा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। तो इस तरह से हम 4 से 6 पॉइंट देते हैं जो कि सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। उसका नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण से संबंधित होता है, जिसमें हम जो प्रकरण लिए हैं उसके हिसाब से उसकी विशेषताओं को बताते हैं कि उसको हम पढ़ाएंगे, उसको पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो जो हमारा पहला उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञानात्मक मतलब हम बच्चों को ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र पृथ्वी के स्थल रूपों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट देते हैं कि छात्र पर्वत, पठार तथा मैदान के बारे में जान सकेंगे। उसका दूसरा उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं कि छात्र स्थल रूप के बारे में विस्तृत रूप से समझ सकेंगे। और दूसरा है छात्र पर्वत तथा पठार एवं मैदान की उत्पत्ति को समझ सकेंगे। फिर तीसरा उद्देश्य देते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य जो होता है वो स्टूडेंट संबंधित होता है, जिसमें छात्र खुद अब एक्टिविटी करेगा, खुद क्रिया करेगा। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र विभिन्न स्थल रूपों में अंतर कर सकेंगे और छात्र विभिन्न स्थल रूपों की चर्चा कर सकेंगे। तो इस तरह से 3 हमने विशिष्ट उद्देश्य दे दिए। उसके बाद हम देते हैं सहायक सामग्री। तो इसमें हम लिखते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों को दर्शाता चार्ट पेपर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। फिर पूर्व ज्ञान का नंबर आता है। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्रों को पृथ्वी के स्थल रूपों की सामान्य जानकारी है, क्योंकि पृथ्वी के स्थल रूपों के बारे में वो अगले क्लास में, पिछली क्लास जो उनकी थी कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा बहुत जानते हैं बच्चे। उसका नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। तो प्रस्तावना प्रश्न जो है किसी भी लेसन प्लान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इसमें हम प्रकरण को निकलवाते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना के लिए प्रश्न कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत 3 कॉलम होंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका कथन और तीसरा है छात्र कथन का। शिक्षिका प्रश्न करती है बच्चों से कि बच्चों हम सब किस ग्रह पर रहते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। फिर बच्चों के आंसर को लेके शिक्षिका नेक्स्ट प्रश्न बनाएगी कि अच्छा तो पृथ्वी बोला ना, तो पृथ्वी को कितने परिमंडलों में बांटा गया है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि पृथ्वी को 4 परिमंडल में बांटा गया है। फिर दूसरा आंसर पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे ये आंसर को लेके कि चारों परिमंडल के नाम बताइए। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, स्थल मंडल, जैव मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल, ये चारों परिमंडल पाए जाते हैं। तो फिर हमने पूछ लिया मंडल है इसमें, तो फिर हमने पूछ लिया कि जंगल, पहाड़, मैदान आदि पृथ्वी के किस परिमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जंगल, पहाड़ आदि सब आ जाएंगे आपके स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ भी मंडल आया, मंडल उठाया यहाँ से कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों, स्थल मंडल है ना, तो स्थल ले लिया यहाँ से, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे क्या है अपना अपना संभावित आंसर देंगे और उसके बाद कुछ समय बाद वो मौन हो जाएंगे। तो फिर वो समस्यात्मक हो गया। जब समस्यात्मक हो गया तो हमारा प्रकरण निकल जाता है। फिर हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत स्थल रूपों के बारे में, पृथ्वी के स्थल रूपों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में इस तरह से हम टेबल बनाते हैं।
जिसके अंतर्गत इन 5 बिंदुओं को लिखा जाता है। क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका कथन, चौथा है छात्र क्रिया और पांचवा है श्यामपट्ट कारिका। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है पृथ्वी के स्थल रूप। शिक्षिका प्रश्न करती है कि पृथ्वी के स्थल रूप के बारे में आप क्या जानते हैं, जो कि समस्यात्मक हो गया है। इसी का आंसर वो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण के रूप में देगी। तो इसमें हम लिखते हैं, किसी भी क्षेत्र की स्थल आकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियां एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत जो कम दृढ़ता वाले चट्टान होते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी व नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण के आधार पर जो है स्थल रूप 3 प्रकार के बांटे गए हैं। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा है मैदान। ठीक है, तो मैदान को कैसे हो, कड़ी और मजबूत जो पत्थर की चट्टानें होंगी वो पर्वत बना रही हैं। ठीक है, पर्वत और पठार। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे। श्यामपट्ट कार्य में कि निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां 3 प्रकार की होती हैं, पर्वत, पठार और मैदान। फिर क्या कहा कि पर्वत, पठार तथा मैदान को द्वितीय श्रेणी का स्थल भी रूप भी कहते हैं। द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप कहते हैं। प्रथम श्रेणी का है कौन कौन से, महाद्वीप और महासागर को कहते हैं। और दूसरा जो हो गया आपका द्वितीय श्रेणी का पर्वत, पठार तथा मैदान हो गए। इससे रिलेटेड हम बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे 3 प्रकार की, नाम दे देंगे कि पर्वत, पठार तथा मैदान। फिर पूछ लिया कि कड़ी एवं मजबूत चट्टानें किसके निर्माण में सहायक होती हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि पर्वत एवं पठार के निर्माण में सहायक होती हैं। तो ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है पर्वत एवं पहाड़ी। तो फिर इससे रिलेटेड पहले एक बोधात्मक प्रश्न विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे बच्चों से कि द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप किसे कहते हैं, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, पर्वत, पठार तथा मैदान को कहते हैं। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से कि पर्वत एवं पहाड़ी के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं, जिसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन से, वलित या मुड़दार पर्वत, दूसरा है खंड या भ्रंश पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, इसके साथ ही श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी, पर्वत या पहाड़ी कहते हैं। और क्या दे दिया कि पर्वत शिखर कैसा होता है, संकुचित होता है, मतलब ऊपर की ओर थोड़ा सा पॉइंटेड होगा, नुकीला होगा, संकुचित होता है। और तीसरा श्यामपट्ट प्यार लिख दिया, ये जो पर्वत पठार होते हैं, जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों में पर्वत पठार सभी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड फिर बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि धरातल से ऊंची, मतलब धरातल क्या, प्लेन मैदान, धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे उसे पर्वत कहते हैं। फिर पूछ लिया पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे 3 प्रकार के हो सकते हैं। फिर आप इसमें आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अच्छा तीनों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर करके बता देंगे कि वलित या मुड़दार पर्वत, खंड या भ्रंश पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत के नाम बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है पठार। तो इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया पठार के लिए कि पर्वत साधारणतया किस रूप में पाए जाते हैं, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, पर्वत जो हमेशा कभी अकेला पर्वत नहीं होगा, हमेशा किस में पाया जाएगा, समूह के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और फिर पूछा कि अच्छा तो पठार क्या होते हैं, तो पठार के लिए बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, जो कि समस्यात्मक हो गया। ठीक है, समस्यात्मक, तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं और इनके शिखर कैसे होते हैं, सपाट होते हैं। ठीक है, इनकी पठार क्या हो गया, पठार की ऊंचाई जो है कम, ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, पर्वत की तुलना में कम ऊंचे होते हैं। और ये शिखर के रूप में नहीं होते, ये कहीं कहीं का ग्रुप में नहीं होते, 2, 4, 6 ऐसे ऐसे होते हैं। शिखर सीरीज श्रृंखला नहीं बनाते हैं, समूह नहीं बनाते। ठीक है, इधर श्यामपट्ट पे लिख के बता दिया कि अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग कैसा है, पठार है। ठीक है, और क्या इसका खासियत क्या है कि जो पठार होते हैं, चूंकि एक ग्रुप में नहीं, ज्यादा नहीं होती संख्या, समूह के रूप में नहीं रहते हैं, 2, 4, 8 के रूप में ऐसे रहते हैं, तो ये कैसे इनके जो किनारे होते हैं खड़े ढाल वाले होते हैं। ठीक है,
इनके किनारे जो होते हैं खड़े ढाल वाले, मतलब उनकी आकृति की बात करें तो उनकी आकृति इस टाइप की होगी। आज जबकि पर्वत की बात करें तो पर्वत की आकृति इस टाइप की होती है, ठीक है। और पर्वत हमेशा एक ग्रुप में होंगे। उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि पृथ्वी पर अपेक्षाकृत चौरस एवं ऊंचे स्थल रूप को क्या कहते हैं, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, पठार कहते हैं। फिर पूछ लिया पठार का शिखर कैसा होता है, तो इसका शिखर कैसा होता है, सपाट एवं समतल होता है, मतलब ऊपर में इस टाइप का संरचना, पॉइंटेड नहीं है, ठीक है। उसका तीसरा शिक्षण बिंदु, नेक्स्ट शिक्षण बिंदु बता है मैदान के लिए। तो पहले एक विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि पठार पर्वतों की अपेक्षा कैसे होते हैं, तो हम आंसर कर देंगे बच्चे कि कम ऊंचे होते हैं। फिर पूछ लिया कि पठार के किनारे कैसे होते हैं, तो किनारे आंसर कर देंगे बच्चे कि खड़े और ढाल वाले होते हैं। तो खड़े होते हैं इस टाइप के होते हैं, खड़े एवं ढाल वाले होते हैं। फिर पूछा कि मैदान किसे कहते हैं, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, जो कि समस्यात्मक हो गया। तो फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि ये प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावाचों को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं, ठीक है। मैदान के लिए खासियत कर दिया कि ये कैसे होते हैं, समतल सीधे हो गए, कहीं कहीं हल्का फुल्का ढाल ऊंचाई हो सकती है, लेकिन ये समतल होते हैं, सपाट होते हैं। फिर बता दिया कि उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है, ठीक है। और आंसर दे दिया कि उदाहरण यूरोप का मैदान, श्याम पट पे बता दिया कि उदाहरण यूरोप का मैदान है, साइबेरिया का मैदान है, ये सब किसके उदाहरण है, मैदान के उदाहरण हो गए। फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि प्रायः समतल किंतु निचले स्थल रूपों को क्या कहते हैं, बच्चे क्या बता देंगे, किसे मैदान कहते हैं। फिर पूछा मैदान का ढाल कैसा होता है, तो बच्चे आंसर कर देंगे मैदान का ढाल मंद होता है, क्योंकि ढाल ही नहीं होता, खड़ा ढाल नहीं होता, मैदान जो है सीधा, आपने देखा हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो सब मैदानी इलाका है, ठीक है, मंद होता है। फिर पूछ लिया ना, अब खत्म हो गया प्रस्तुतिकरण। उसका नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति में हम बच्चों से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछ लिया हमने कि पृथ्वी के स्थल रूप से क्या तात्पर्य है। और जो ये पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा जाता है, ये पूरे ही जो आपने पढ़ाया है शिक्षण बिंदु लिए हैं, उसी शिक्षण बिंदु से एक एक प्रश्न लिया जाता है। फिर पूछ लिया पर्वत से क्या तात्पर्य है, पठार किसे कहते हैं, और मैदान के बारे में पूछ लिया कि मैदान पर्वत तथा पठार से कैसे अलग होते हैं, ठीक है। फिर हम श्यामपट्ट कार्य देते हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो हमने पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से क्वेश्चन पूछे हैं उसी का आंसर हम श्यामपट्ट कार्य पे लिखते हैं। तो जैसे हमने पहला पूछ लिया कि पृथ्वी के स्थल रूपों से क्या तात्पर्य है, तो हम बता देंगे पहले पृथ्वी के स्थल रूप। स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की मुख्य भूमिका होती है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां 3 प्रकार की होती हैं, पर्वत, पठार तथा मैदान। फिर दूसरा है पर्वत। तो पर्वत क्या है, आसपास के धरातल से ऊंची उस स्थलाकृतियां को पर्वत कहते हैं। 3 प्रकार की होती हैं, वलित, भ्रंश तथा ज्वालामुखी पर्वत। फिर तीसरा पूछ लिया पठार। तो पठार कैसे, अपेक्षाकृत चौरस एवं ऊंचे स्थल रूप पठार कहे जाते हैं। पठार के शिखर सपाट एवं समतल होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैदान के बारे में। तो मैदान कैसा होता है, मैदान जो है पर्वत तथा पठार ऊंचे होते हैं, जबकि मैदान कैसे होते हैं, सपाट एवं समतल होते हैं। तो इस तरह से हमने ये दे दिया, आपका श्यामपट्ट कार्य करा दिया। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दे देते हैं। तो हमने लिख दिया कि बच्चों से कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों को याद करके आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ योजना पर्वत, पठार तथा मैदान के ऊपर। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।